सवाल हमने करना था, क्वेश्चन 6-7। ओके, टेस्ट में इन दोनों सवालों को मर्ज कर दिया था। फिलहाल आप पेज 780 निकालें वॉल्यूम 2 का। फैक्ट लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 2023। एफएल परचेज बॉन्ड्स फॉर 25 मिलियन। नीचे लिखा हुआ है बॉन्ड्स आर हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, यानी अमोर्टाइज कॉस्ट। द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 30 मिलियन एंड परचेज्ड फॉर 25 मिलियन। ओके, व्हाट इज फेस वैल्यू? इसको नोट नहीं करना आप लोगों ने, ये वर्किंग्स तो दोनों मैंने की हुई थी। एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा ताकि आधे घंटे में वाइंड अप हो जाए। व्हाट इज फेस वैल्यू? 30। व्हाट इज परचेज प्राइस? 25. A transaction cost of 0.5 was incurred at the time of purchase. The coupon rate is 8% and the effective rate is 15%. नीचे फेयर वैल्यू दी हुई है, उसको इग्नोर करना था। डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस। अमोर्टाइज कॉस्ट में शुरू करते हैं परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से। यकम जनवरी 23, 31/12/23 को इफेक्टिव रेट है और कूपन ऑन 30 3.8 ऑन 30 into 8%, 2.4, 26.9. Okay, what will go in accounting P&L? What will go in accounting P&L? 3.8 as an interest expense. However, transaction cost will not go in P&L because ये amortized cost model है, FVTPL नहीं है। डन? अच्छा जी, इतना सब पढ़ के क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। For the purpose of this question, use the information provided in question above. The additional information regarding tax rules is given below. Transaction cost incurred on purchase of financial assets are allowable as an expense upon purchase. टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डाल दो? एक्सपेंस में डाल दो। ओके, वर्किंग नंबर 2 में छोड़ देता हूं जो परचेज ऑफ शेयर्स के लिए। वर्किंग नंबर 3 करंट टैक्स। वर्किंग नंबर 4 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/23। इंस्टेड ऑफ के मैं आपको करके दिखाऊं कि टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें और फिलहाल जो अकाउंटिंग वाले कर चुके हैं वो जरा मुझे शो कर दें। नहीं, कैरिंग अमाउंट, करंट एसेट नहीं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स 26.9 कैरी डाउन ऑन 31/12/23। क्लियर? टैक्स वाले क्या कह रहे हैं वो तो बाद की डिस्कशन है, पहले मैं इजी मार्क्स लूं। जो अकाउंटिंग वाले हैं वो शो तो कर दो ना। तो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट अगर किसी को याद हो, मैं इसमें ये लेके जाता था अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में। और करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड बैक कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.8। जो अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया होता है उसको रिवर्स करते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम है, ओके, तो फिर लेस कर दो। जो अकाउंटिंग वालों ने किया है उसको क्या कर दें? रिवर्स कर दें। व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस? इंटरेस्ट इनकम, बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। डन? चलें जी, 2 मिनट लें, यहां तक नोट कर लें।
फिर टैक्स वाले देखते हैं क्या चाहते हैं, वो रेड मार्कर से मैं करूंगा। एक क्लास ली थी ब्लैक और रेड मार्कर वाली जिसमें लीज की बातें की थी, तो ये अकाउंटिंग वालों ने जो करना था वो मैंने कर दिया। अब टैक्स वाले क्या चाहते हैं वो मैं पढ़ लेता हूं। इसके लिए IFRS 9 आना जरूरी है या इसके लिए जो है वो IAS 12 का पता होना जरूरी है? सिर्फ IFRS 9 आना जरूरी है। IFRS 9 में ये होता था कि बैलेंस शीट में आपको याद है सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाती थी डिबेंचर्स में, और P&L में इंटरेस्ट इनकम जाती थी अमोर्टाइज कॉस्ट में। ऑब्वियसली कहीं की कमी कहीं ना कहीं जाके महसूस होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो वो भी पता चल जाती है, प्रोटीन कंटेंट्स लेस हो वो भी पता चल जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको ये याद नहीं है कि मैंने स्क्रीनशॉट क्लास में अटैच किया था और तीनों सवाल इकट्ठे सॉल्व किए थे, जिसमें मैं जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट को रिक्वायरमेंट ए में किया था, FVT OCI को इधर, FVTPL को इधर, और मैंने आपको बैलेंस शीट और P&L बना के दिखाया हुआ है। अब अगर आपको ये याद नहीं है कि इधर ये और ये आता है तो फिर ही वहां जाके मसला होगा ना। तो यू मस्ट रिमेंबर कि बैलेंस शीट में मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लेके गया था और P&L में मैं इंटरेस्ट इनकम लेके गया था, लेकिन IAS 12 के सवाल के लिए मैंने इसको बैलेंस शीट की बजाय कैरिंग अमाउंट लिख दिया और करंट टैक्स की वर्किंग में जाके इसको उल्टा दिया। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डाल दें? एक्सपेंस में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल दें। हमने कहां डाला हुआ है? एसेट में है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश हमने कैपिटलाइज किया हुआ है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? एक्सपेंस में डाल दें। तो क्या करें फिर? लेस कर देना ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कितनी? 0.5। तो वो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल दो, लेकिन हमने क्या किया हुआ है? देख लें, यकीन नहीं आ रहा तो हमने कैपिटलाइज किया हुआ है। वो कह रहे हैं एक्सपेंस में डाल दो। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट है जो उसने यहां बताया नहीं, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं कि टैक्स वालों की नजर में टैक्स बेस क्या है और टैक्स वालों की नजर में इंटरेस्ट इनकम क्या है, क्योंकि जाहिर बात है उनकी नजर में टैक्स वो भी होगी और इंटरेस्ट इनकम भी वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स वालों की नजर में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कॉस्ट पे पड़ी होंगी या उनकी नजर में भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे पड़ी होंगी, और उन्होंने भी बड़ा मुश्किल सा एक्सेल में जाके इफेक्टिव रेट निकाला होगा, नियत पूछी होगी और ये सब कुछ किया होगा। उनकी नजर में इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे पड़ी होंगी या उनकी नजर में इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे पड़ी होंगी? कॉस्ट पे पड़ी होंगी। अगर टैक्स वाले साइलेंट है तो उनकी नजर में इन्वेस्टमेंट्स किस पे पड़ी होंगी? कॉस्ट पे पड़ी होंगी। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है? 25। वो तो नहीं इन चक्करों में पड़ते होंगे, इफेक्टिव रेट निकालो, कूपन रेट निकालो, 25। तो टैक्स वालों की नजर में इन्वेस्टमेंट्स किस पे पड़ी होंगी? कॉस्ट पे। किस पे पड़ी होंगी? कॉस्ट पे। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, इसलिए मैंने 25 उठाया। 25 या 5 नहीं उठाया। अगला सवाल है मेरा, टैक्स वालों के बारे में अगर नहीं बताया तो वो इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट अपने P&L में लेके जा रहे होंगे या सादा अकाउंटिंग की होगी, जितना इंटरेस्ट मिला वो इनकम में डाल दो? सवाल साइलेंट है तो वो नॉर्मली कैश अकाउंटिंग में सादा सादा अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे, उनको इतने स्यापे तो नहीं पता।
और याद रखिएगा टैक्स वाले कभी भी इफेक्टिव रेट रूट के चक्कर में नहीं पड़ते, उनको ये चीजें इफेक्टिव रेट 3.789 कहते हैं, सीधी सीधी चीजें रखो। वो कहते हैं आपने 25 इन्वेस्ट किया, उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 2.4। हाँ, इंटरेस्ट वो फेस वैल्यू पे निकालेंगे, जाहिर बात है, वो जो मिला है उससे खेलेंगे, कमाया उनको नहीं पता होगा, वो किससे खेलेंगे, मिला है। अब मैं ऐड कर देता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना 2.4। तो टैक्स वालों की अकाउंटिंग, इधर बात बहुत से सुनिएगा, टैक्स वाले ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे थे, वो सवाल बता रहा था, टैक्स वाले इंटरेस्ट के बारे में नहीं बता रहे थे, वो मैं बता देता हूं। सवाल वाला इंटरेस्ट के बारे में नहीं बता रहा था, वो मैं बता देता हूं। असल में जब भी सवाल साइलेंट होना तो याद रखिएगा टैक्स वाले हर चीज में ही कॉस्ट मॉडल पे रहते हैं। टैक्स वाले किस पे रहते हैं, इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट तो होती नहीं, तो फिर उसमें और कोई चक्कर भी नहीं, तो टैक्स वाले कॉस्ट मॉडल पे रहते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा होगा, कॉस्ट पे। और दूसरी बात, इंटरेस्ट में भी वो मेरे ख्याल से उन्होंने ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया होगा, उन्होंने इंटरेस्ट जो है उसी के ऊपर चल रहे होंगे, जो असल में करंट टैक्स का डेटा नहीं मांग रहा ना वो, तो वो करंट टैक्स का डेटा नहीं मांग रहा, इसलिए ये लाइन नहीं दे रहा, वरना शायद वो लाइन दे देता, द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड। तो करंट टैक्स का डेटा नहीं मांग रहा, अगर करंट टैक्स का डेटा नहीं मांग रहा तो इस तरह की लाइन नहीं आ रही। तो इंटरेस्ट सिर्फ वो कितना टैक्स लगा रहे होंगे जितना रिसीव हो रहा है। हाँ, एक छोटा सा पंगा हो सकता है कि वो सवाल में कह देता है इंटरेस्ट इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 20%, तो फिर मैं आपको कहता है इसको लिखें यहाँ पे 2.4, कोई मसला नहीं, यहाँ 2.4 लिखें, इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करें, लेकिन इसको काट के नीचे ले जाएं 2.4 पे, सेपरेट रेट लगा दें, वो फिर मैं कह देता। तो इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखें, टैक्स वालों को इस 3.8 का कुछ नहीं पता होता, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखें, ये भी बात सादा हो गई। चीज किस पे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज प्राइस पे, हर एक को पता है। इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखें और इंटरेस्ट को कूपन रेट के ऊपर रखें। दिस इज सिंपल अकाउंटिंग बीइंग फॉलोड बाय टैक्स अथॉरिटीज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे लड़ाई हो सकती थी मेरी और उनकी, उसके बारे में उन्होंने बता दिया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डाल दो, एक्सपेंस में, वो मैंने डाल दी। अगर वो कहते ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो, नहीं ऑलरेडी नहीं, असल में फिर 26.9 के अंदर कुछ और चीजें भी अपना रोल प्ले कर रही है ना। अगर वो कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो, तो फिर मैं 25 जमा इशारिया 5 यहां 25.5 लिख देता, और यहां फिर अल्लाह का शुक्र है वो भी कह रहे हैं कैपिटलाइज कर लो, मैं भी कह रहा हूं कैपिटलाइज कर लो, तो फिर लेस करने की जरूरत ना पड़ती। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के यहां तक नोट करेंगे। हाँ, ये बाकी डिफरेंस इंटरेस्ट का है, वो ओवर द ईयर्स वो भी खत्म हो जाना है, वो तो इफेक्टिव रेट तो लगाते ही नहीं वो। हाँ जी, 25.5 पे हम 15% लगा रहे हैं, प्लीज 30 पे 8% लग रहा है। मैं उस बहस में जाना नहीं चाह रहा। टैक्स वाले सादा अकाउंटिंग रखते हैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की, वो कहते हैं बस 25 पे पड़ा रहने दो। ये टैक्स वालों के मुताबिक मैंने अकाउंट बनाया है, वो सादा अकाउंटिंग रखते हैं, कहते हैं कितने का डिबेंचर खरीदा, हम कहते हैं 25 का, वो कहते हैं अच्छा यार ठीक है। टैक्स वाले बस ये कह रहे हैं। और अगर वो कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज कर दो, तो हम कहते हैं ठीक है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज तुम लोग कर दो, लेकिन इफेक्टिव रेट के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ते। दैट इज एन ओनली अ कैलकुलेशन बाय अकाउंटेंट्स। ओके, तो करंट टैक्स में देखें जरा कैसे लेके जाने, इनकम उल्टाकर कमाया आया, इनकम उल्टाकर कैश को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अगर रेट 32% ही, अगर रेट 30% ही, अगर रेट 30 ना होता तो लिख के 2.4 बेशक दोबारा काट देते, नीचे जाके अलग रेट लगा देते। तो लिखें, टैक्स वालों ने इन्वेस्टमेंट को, असल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं ना, बाकी चीजों के बारे में नहीं बता रहा, इसलिए बाकी चीजों के बारे में मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं। लिखें, इस पॉइंट के साथ कहीं यहां लिख लें, टैक्स वाले इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को कॉस्ट पे ही रखेंगे,
वो तो नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है, बड़ी अजीब सी होती है। ये जमा इफेक्टिव रेट माइनस कूपन रेट इज इक्वल टू अजीब सी कॉस्ट। तो टैक्स वाले इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को कॉस्ट पे रखेंगे, जब भी सवाल साइलेंट हुआ करेगा। टैक्स वाले इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को कॉस्ट पे रखेंगे यानी 25, और इंटरेस्ट इनकम को, इंटरेस्ट रिसीव्ड को इनकम मानेंगे, और इंटरेस्ट रिसीव्ड को इनकम मानेंगे। रिसीव्ड कितने? 2.4, और इंटरेस्ट रिसीव को इनकम मानेंगे। ये लाइनें लिखी होती अगर मेरे ख्याल से 7 सवाल में किसकी वर्किंग मांगता, करंट टैक्स की वर्किंग मांगता। सॉरी, आई शुड हैव परफॉर्म्ड इट विद रेड मार्कर। तो जो काले नीले को मिलाओ, देखो क्या बनता है। हम जरा पढ़ लेते हैं उतनी देर। 25 टैक्स वाले ये चाह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को खर्चे में डाल दो और इसको इनकम में डाल दो। ये टैक्स वाले जो चाह रहे थे, बाकी अकाउंटिंग वालों का मैंने शो कर दिया आपको। अच्छा जी, वर्किंग 2 आगे मैं डिफरेंस और वो निकलवा देता हूं आपको। पहले पॉज करो। अच्छा माय डियर, मैं वर्किंग 2 करना चाह रहा हूं, लेकिन वो यहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं उधर जाके कर देता हूं। ऑन यकम अप्रैल 2023 वी परचेज 30,000 शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 1.5% शेयर होल्डिंग। तो ना ये हमारी सब्सिडरी है ना एसोसिएट है। एसोसिएट तो कल तो उनको पता है जो संडे को आए थे, एट ₹360 पर शेयर। तो ये तो परचेज प्राइस हो जाएगी विद अ फेस वैल्यू ऑफ 50। ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाज इनकर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, वी इलेक्टेड टू ओसीआई के ऊपर हमने डिविडेंड अनाउंस कितना किया है, 40%। डीआर रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को छोड़ें, नेट प्रॉफिट मैं बताऊंगा कहाँ लेना होता है। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 430। ओके, लेट्स स्टार्ट। वर्किंग नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। माय डियर इधर देखें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कैश, फेस वैल्यू या परचेज प्राइस। पॉज कर दो यार। अच्छा, परचेज प्राइस बोलें 30,000 इंटू 360 इज इक्वल टू 10.8 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये माय डियर वो था लेक्चर 1 हमारा, लेक्चर 1 FET OCI 11.1। आगे चलें जी, कैरिड ऑन बताएं, फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालें। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज 430। व्हाट आर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 430, 12.9। अच्छा जी, नाउ फेयर वैल्यू रिजर्व OCI 1.8। डन, ओके। That is working 2. Get the easy marks my dear। मैं डियर कहूँ ना तो साथ वाले को भी देखा करें। Get the easy marks my dear। Investment in shares 12.9। Now think of the P&L and P&L is there। No, you have to think। Think of the P&L। अच्छा, अब आप ऐसा करें, याद करें आप लोग क्या कहते हैं FET OCI मॉडल। FET OCI मॉडल में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नजर आती थी और P&L के अंदर डिविडेंड इनकम नजर आती थी और OCI के अंदर 1.8 नजर आता था। ये 3 बातें अगर किसी को भूली हुई है तो मैं यहां से नहीं दिखा रहा, यहां से नहीं दिखा रहा। P&L के अंदर ये आता है अच्छा, फेयर वैल्यू रिजर्व का कुछ नहीं करना होता कि फेयर वैल्यू रिजर्व इक्विटी आइटम्स को नहीं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके जाना होता।
इसलिए फेयर वैल्यू रिजर्व इधर इक्विटी में छोड़ें बस। बैलेंस शीट में ये जाता है और P&L में डिविडेंड इनकम जाती है और चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व जाता है। तो ऐसी जरा मुझे वर्किंग में डिविडेंड इनकम भी निकाल दें साइड पे कहीं। डिविडेंड इनकम फेस वैल्यू 30,000 इंटू 50 1.5 मिलियन। डिविडेंड की परसेंटेज 40%, 0.6। इट इज माई डिविडेंड इनकम। यू कैन क्लासिफाई इट एज वर्किंग 2.1। ये वैसे मैंने जरा साइड पे निकाल ली। अच्छा, अब मुझे बताएं मैं P&L में क्या ले गया हूंगा से डिविडेंड इनकम। अब क्या करूं, इसको उल्टा के ऐड कर दूं या अलग रेट नहीं दिया हुआ डिविडेंड का? इंटरेस्ट वाला पंगा तो नहीं है, कमाया आया कुछ और, कमाया आया का पंगा है या जो बस कमाया आया एक ही है? अब आप मशवरा दे दें कि मैं लेस 0.6 लिख के नीचे जाके कोई लाइन अलग से डाल के अलग रेट इस पे लगा दूं तो वो ठीक है। और अगर आप कहते हैं इग्नोर, तो आई विल इग्नोर फॉर यू। इग्नोर कर दें क्योंकि अलग रेट इसका नहीं दिया हुआ। शायद करंट टैक्स की वर्किंग कभी मांगे तो अलग रेट दे दे, तो फिर हम करेंगे ये कि इसका रेट होगा 10% मिसाल के तौर पे, तो यहां से 0.6 माइनस करेंगे और करंट टैक्स में नीचे जाके उस पर 10% लगा देंगे। तो इसलिए डिविडेंड इनकम अल्लाह का शुक्र है उल्टा दी मैंने, उल्टा के दोबारा डाल दी, तो पीबीटी मुझे गिवन नहीं है, उसमें 0.6 पड़ा होगा, तो इस बारे में रिलैक्स हो जाए। अगला काम वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग 2.2, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट एंड DTL। ये एंट्री आप लोगों को कराई थी, ये शायद आपको याद हो। ये पूरा इस अकाउंट में तो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट ये पूरा इस अकाउंट में तो जाएगा, लेकिन OCI में 70% जाएगा और DTL में 30% जाएगा। डन? चलें जी, 1.8 इंटू एंड 1.8 इंटू 30%, 1.26 एंड 0.54। ओके, नाउ फोन नोट करें यहां तक। ये तो उधर बताया करो ना जी, मुझे तो ना बताया करो, तो कॉल कर लो आप खुद ही। ओके डन। अब मुझे ये बता दें करंट टैक्स में क्यों नहीं कुछ करना, क्योंकि करंट टैक्स में एक ही चीज अकाउंटिंग वाले डालते हैं, क्या? डिविडेंड इनकम। वो डिविडेंड इनकम अल्लाह का शुक्र है उसका रेट सेम ही होगा, उसकी टेंशन नहीं। लेकिन एक लाइन लिखी हुई है, एज पर टैक्स अथॉरिटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड आउट। तो ये वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट पकड़ के एक्सपेंस में डाल दें। कितनी माय डियर? 0.3। और यार सवाल साइलेंट है तो मुझे तंग ना कीजिएगा, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, मुझे तंग ना कीजिएगा, मुझे टैक्स बेस कॉस्ट ही उठाने दें। कोई ये पंगा ना लेके टैक्स वाले भी ईयर एंड के ऊपर 12.9 पे लेके होंगे, कोई ऐसी बोंगी ना मारिएगा। टैक्स वाले गेन पे तभी टैक्स मांगते हैं जब कभी एसेट बिके, वो रिवैल्यूएशन को किसी भी टॉपिक में याद रख ले नहीं मानते। IAS 38 में नहीं मानते, IAS 16 में नहीं मानते, IAS 40 में नहीं रिवैल्यूएशन को मानते, IFRS 9 में नहीं रिवैल्यूएशन को मानते, वो कहीं भी रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। तो अल्लाह का शुक्र है, बस जो कैश आपने पे किया ना, दैट इज योर टैक्स बेस एंड दैट इज 10.8। So that two things are very important for you, that these were not anywhere written in question, but tax authorities keep things simple unless के कुछ सवाल बता दे।
वो चीज़ों को सिंपल रखते हैं, बस वो कहते हैं अच्छा कितने का खरीदा, हम कहते हैं 25 का खरीदा, 0.5 का तो बता दिया ना, ये कितने का खरीदा जी, 10.8 का खरीदा। दे कीप थिंग्स एट कॉस्ट, दे कीप थिंग्स एट कॉस्ट। डन। यहां तक कोई सवाल? अब सारा दोबारा जरा ध्यान में लाएं। IFRS 9 में हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट FVT, उसमें P&L के अंदर जाता था डिविडेंड इनकम, वो उल्टा के ऐड करने की जरूरत नहीं है, और OCI में जाता था वो। OCI वाली चीज़ों को उल्टाते तो है ही नहीं, OCI वाली चीज़ों की एंट्री होती है, OCI वाली चीज़ों को उल्टाते कभी नहीं है, क्योंकि 40 PBT से रहे होते हैं ना, तो OCI वाली चीज़ों को उल्टाना नहीं होता कि कुछ उल्टाएं। हाँ, OCI वाली चीज़ों की एंट्री होती है, वो हमने एंट्री करके रख ली है। डेफर्ड टैक्स अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो ये मुझे फिगर याद करा दीजिएगा, 0.54 उसके क्रेडिट में डाल दूंगा। अगला काम, ये तो डिस्कशन हो गई करंट टैक्स की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फड्डा है, मैं एसेट में डाल रहा हूँ, वो एक्सपेंस में डाल रहा है, इसको माइनस कर देते हैं। और आखिरी चीज टैक्स बेस क्या है, तो टैक्स अथॉरिटीज एसेट को किस पे रखेंगे, कॉस्ट पे। ओके चलें जी, डिफरेंस 1 पॉइंट TTD 2 पॉइंट 0.6, ये एज ऑन है, फॉर द ईयर नहीं है, ये एज ऑन है। अब जरा सवाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी समझने वाली है, उसकी तरफ मैं आता हूं। ये सवाल इस एतबार से ज़्यादा अच्छा था कि इसने पिछले सवाल में P&L बैलेंस शीट बनवा ली थी, तो जब P&L बैलेंस शीट उसने बनवा ली थी तो P&L वाली चीज़ें उल्टानी थी और बैलेंस शीट वाली चीज़ें शो करनी थी, तो वो पिछले सवाल में निकली पड़ी थी ऑलरेडी। ओके, now टोटल्स वगैरह करने हैं, डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाना नहीं बनाना, ये सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के देखता हूं मैं। तो क्या चीज़ आज सीखी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में तो सवाल बताया करेगा, इसको तो फर्क करें। क्या चीज़ आज सीखी, अगर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है तो टैक्स वालों को इफेक्टिव रेट वाली कोई कहानी पता, दे विल कीप द एसेट एट कॉस्ट एंड रिकॉर्ड द इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंड इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स they will not revalue, they will keep them at cost, they will keep them at cost. Compute the DTL/A that should be recorded in balance sheet as at 31 दिसंबर 2023। ये इसके मद में रिकॉर्ड होना है, ये इसकी मद में रिकॉर्ड होना है, टोटल भी कर सकते हैं। Also state whether the corresponding effect should be recorded in P&L or presented in आउटसाइड P&L। आउटसाइड P&L से मुराद OCI। बताएं इसको P&L ऑल्सो स्टेट, यानी लिख के बताएं whether the corresponding effect should be recorded in P&L or in outside P&L। इस पे थोड़ी सी हम एफर्ट करेंगे, वो देखें कैसे। जो हमने पास पेपर का क्वेश्चन 17 किया था, उसमें हमने हर एडजस्टमेंट के लिए अलग डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना के देखा था, ताकि पता चले इफेक्ट P&L में जाना है या P&L में नहीं जाना। अब इस बात का मतलब क्या होता है, कितना इफेक्ट P&L में जाना है, कितना OCI में जाना है, इस बात को आज समझने की कोशिश करें। कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट P&L में जाना है या OCI में जाना है, इसके लिए मैं पहली एडजस्टमेंट का DTL अकाउंट बनाता हूं। 5.7 डन, 0.57 अकाउंट को पूरा कराएं। DTE कितना, 0. द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट, बैलेंस शीट में तो ये जाएगा, द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर should be recorded in P&L as deferred tax expense. The corresponding effect should be recorded in P&L. ये तो हो गया 0.57। अब 0.63, असल में ये ना हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। 0.63
पहले पोस्ट करना है, फिर डीटी बैलेंसिंग निकालना है। आपको कई दफा बताया हुआ था, पहले इस एंट्री को पोस्ट करना है, फिर डीटी बैलेंसिंग निकालना है। ये फटा कहां आया करेगा? ये डीटीएल अकाउंट के अंदर हमें आदत है सिर्फ डीटीई की, लेकिन अगर कभी पीपी रिवैल्यू हो रहा हो, ओसीआई में जा रहा हो, IAS 38 रिवैल्यूएशन हो रही हो, ओसीआई में जा रही हो, या IFRS 9 रिवैल्यूएशन हो रही हो, ओसीआई में जा रही हो, ये तीन जो चीजें हैं, ये जो ओसीआई में जाती हैं, ये ऑलवेज एक जनरल एंट्री के थ्रू रूट होती हैं। तो याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स में हमेशा डीटीई बैलेंसिंग आया करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑल डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज विल बी चार्ज टू डीटीई, मींस P&L। हाउएवर समटाइम्स इस तरह भी हो सकता है। अब इसे पोस्ट करके देखें, बोले 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 इन्वेस्टमेंट डेबिट, याद है इधर प्लांट लिख के आगे लिखते थे, इधर इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड डीटीएल क्रेडिट। नाउ अब ये ट्रिपल एंट्री देखें कैसे होगी। इसे ट्रिपल एंट्री नहीं कहते, इसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, देखो मैं छोड़ो, बाद में नोट करना मेरे जाने के। इन्वेस्टमेंट डेबिट पूरी अमाउंट से हुआ करेंगी, यूजर्स को खुशी 1.26 ये ओसीआई में चली जाएगी, ये 1.26 ओसीआई में चली जाएगी। पिछले सवाल में मैं पूरा इसलिए लेके गया हूं कि पिछले सवाल में मुझे टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, और इस सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ है। तो बैलेंस 1.8 इधर जाएगा डेबिट, जो फाइनल अकाउंट के सवालों में ये एडजस्टमेंट आया करेगी, 1.8 इधर जाया करेगा, ये ओसीआई में जाया करेगा जो P&L के नीचे बनाते हैं, और ये डीटी। नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट, what is the liability and what is the corresponding effect? The 0.09 corresponding effect will be taken to P&L and the remaining effect will be taken to OCI। सर यहां से तो हमें नजर नहीं आ रहा 0.54 OCI में जा रहा है यार। इसके लिए मैं फिर आपको पहली क्लास याद करा देता हूँ। OCI में मैंने लेके जाना था 1.8, लेकिन मैं 0.54 को नेट करके लेके जा रहा हूँ 1.26। द खर्चा ऑफ 0.09 विल बी टेकन टू P&L एंड रिमेनिंग 0.54, अब इधर ना देखें, एंड द रिमेनिंग 0.54 विल रिड्यूस माय OCI। ऐसे भी तो मैं लिख सकता था ना, बैलेंसिंग मेरी OCI रिड्यूस होगी इसकी वजह से। मेरे यूजर्स को खुशी कितनी हुई है, ग्रॉस 1.8 की या नेट की? नेट की। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन P&L एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन OCI, लेट्स रिवाइज इट टुगेदर। इसको पकड़ें, एज इट इज लिख दें, इसमें OCI का चक्कर ही नहीं है, तो आदत पड़ी हुई है इस अकाउंट को डीटीई में डालने की, और इंग्लिश लिख के आ जाएं द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट, ये लायबिलिटी है, द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट विल बी टेकन टू P&L अमाउंटिंग टू 0.57। However, in case of investment in shares, the corresponding effect of 0.09 will be taken to P&L and the remaining will be charged to, ये चार्ज क्यों हुआ है OCI को? OCI थी कितनी वैसे, लेकिन टैक्स की वजह से कितनी रह गई? तो मैंने आपको एक एंट्री कराई थी, इसको खर्चे में ना डालें, डीटीई में ऊपर ऊपर खर्चे में ना डालें, बल्कि इसको OCI में नेट कर दें। अब फिक्रा लिख लें जरा, ये टी अकाउंट मेरे जाने के बाद बना लें, वर्किंग नंबर 5 एंड वर्किंग नंबर 6। द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, the corresponding effect of investment in debentures will be charged to P&L amounting to 0.57, and the corresponding effect of investment in shares will be charged to OCI amounting to 0.54,
and balancing will be charged to P and L amounting to 0.09. इस सारे डिस्कशन के साथ लिख लें, a similar discussion was done in past paper, question number 17. वो भी पार्ट बी में ही हुआ था एक दिन. जी बिल्कुल, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है जी, होगा.